Hello guys, welcome back. In our last classes, we were discussing about the uh, offenses, penalties, and procedures. We had done till 109. Today we are doing 110 onwards, and this is going to be a three-part chapter. It's a long chapter as we had already discussed in our last class. So this is like from here I will be talking about from 110 to 114, and then in the last part we will be talking about the rest of the sections of this chapter. And then there will be only one more chapter left, which is again a long chapter, so it will be again in parts. But then we will be done with at least Trademark Act. And patent, I am a little slow, so I will have to bug up there. I will do that in my coming sessions. After this, I would suggest that you all read this, learn this, so that when we are discussing the rules, because there the requirement is, as far as the exam is concerned, the requirement is that you need to learn the forms related to the sections. So form number, rule number, and the sections. This is what the requirement is from the trend which I could see from the last exam. Someone was talking about the two kinds of question papers which will be coming this time round. So yes, it is subjective and objective. So सब्जेक्टिव में वो क्या ही इतना पूछ लेंगे, इतना डरने का नहीं है वो. आपको ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं, कंपनीज को क्या किस तरह से वो ऑफेंस के लिए ट्राई करेंगे, इनसे ज़्यादा कुछ ऐसा बहुत डिटेल नहीं पूछते हैं. 200 to 250 वर्ड्स का होना चाहिए एट द मैक्स वन आंसर. सो डोंट बी पर्टर्ब्ड विद दैट. ऑब्जेक्टिव, यस, इट इज़ अ रिक्वायरमेंट कि आप थोड़ा सा रोट रीडिंग करके लर्न कर लीजिए. So you have to start from now. Another thing which I would like to share with you is that the date for this form filling has been extended till 15th of March. So आपके कोई जान के हों जिनका छूट गया होगा, उनको आप बता सकते हैं, शेयर कर लीजिए ये इंफॉर्मेशन, ताकि उनको अगर भरना है तो वो भर लें, बिकॉज इट्स अ गोल्डन चांस. आई ऑल्सो केम टू नो अबाउट इट टुडे, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अगर किसी का छूट गया है तो प्लीज़ भर लीजिए. सो मैं 110 से स्टार्ट कर रही हूँ. नो ऑफेंस इन सर्टेन केसेस. आपको ये याद होगा, ये सेक्शन एक्चुअली जिन्होंने सुना है कल तक लेक्चर में, तो ये पता होगा उनको कि ऑफेंसेस और पेनाल्टीज जिसमें फॉल्सली किसी ने डाल दिया है या फॉल्सिफाई किया है अपने मार्क को, उनके दूसरे के मार्क को अपने मार्क की तरह, तो उनको वो ऑफेंस करते हैं और उसका एक्चुअली ये क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है. तो कुछ ऐसी चीजें जिनको हम लोग ऑफेंस नहीं भी मानते हैं, तो मतलब ये एक्ट नहीं मान रहा है, कुछ केसेस को ऑफेंस नहीं मान रहा है, तो नो ऑफेंस इन सर्टेन केसेस, ये इसका एक्सेप्शन है. तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है कि किन केसेस में ऑफेंसेस नहीं होंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो आपको बताना होगा भाई सेक्शन 110 में ये बताया गया है, और ये दोनों कंडीशन है जिसमें कि ऑफेंस नहीं माना गया है अंडर सेक्शन 102, 103, 104 एंड 105. ठीक है. तो क्या क्या वो हैं. पहला है कि अ, जिसको हमने एक्यूज किया है एक्चुअली उनका वो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो वो रजिस्टर्ड है तो ऑब्वियसली ऑफेंस नहीं कहेंगे. मान लो इस एक्ट के अंदर नहीं तो दूसरे किसी एक्ट में वो किसी कारण से उसको फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, वो जो भी एक्ट है, लॉ है, उसमें उसको रजिस्टर्ड माना गया है. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, पासिंग ऑफ से रिलेटेड, तो किसी का कोई मार्क अगर अपोज हुआ होगा पासिंग ऑफ की वजह से, और ये कोर्ट में प्रूव हो जाए कि भाई ये मार्क को काफी दिनों से यूज कर रहे हैं तो ये उनका मार्क है, तो वहां पे क्या है, उन्होंने रजिस्टर नहीं किया है, बट वो कॉमन लॉ कोर्ट में प्रूव हो चुका है कि हाँ ये उनका मार्क है. तो उस तरह के सिचुएशन में इट विल बी कंसिडर्ड टू बी रजिस्टर्ड, तो आप उसको ऑब्वियसली ऑफेंस नहीं मानेंगे. ऑफेंस होने पर या फिर क्विट होने पर भी कभी कभी कोर्ट फीचर ऑफ गुड्स के लिए बोल सकता है अंडर दीज सेक्शंस 103, 104, 105. तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जैसे कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस में इट्स अ रिक्वायर्ड नॉर्म कि आप मेंस रिया प्रूव कीजिए, है ना. उनका क्या इंटेंशन था, इंटेंशन क्यों था. तो मान लीजिए ये प्रूव हो जाए कि उन्होंने इंटेंशन नहीं था उनका, इट वाज नॉट एन इंटेंट टू फ्रॉड,
या फिर उनको एक्विट कर दिया गया या फिर कन्विक्ट भी कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है ये कह सकती है कि उसके गुड्स को फॉरफिट किया जाए क्योंकि ये ऑफेंस हुआ है ना। तो उनके गुड्स को जिसको जिसको लेकर इन्होंने किया है, तो गवर्नमेंट के पास उसकी फॉरफीचर होनी चाहिए। दूसरी बात ये कहता है कि अगर फॉरफीचर के लिए अगर मान लो उन्होंने हायर कोर्ट में अपील किया है ना, तो लोअर कोर्ट ने कह दिया फॉरफिट कर दो, तो हायर कोर्ट में अपील किया है तो उस समय तक वो रुका रहेगा तब तक कि वो अपील जो है वो चल रहा होगा हायर कोर्ट में। उसके बाद ये कहते हैं कि उनका जो टर्म पीरियड है हायर कोर्ट में करने के लिए, उसका वो विद इन 30 डेज, ये टर्म पीरियड इसी के लिए नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल केसेस के लिए लोअर कोर्ट ने कुछ दिया है ऑर्डर, तो हायर कोर्ट में आप 30 डेज में आप कोर्ट के पास जाके अपील करेंगे, तो ये चीज भी उनको देखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी डायरेक्ट करेगी कोर्ट, या तो वो मान लीजिए कि कन्विक्ट हो गया है ना, कोर्ट ने इसको कन्विक्शन में मान लिया कि हाँ ये कन्विक्ट है, तो फिर फॉरफिटेड आर्टिकल्स को या तो डिस्ट्रॉय कर दे या कोर्ट जैसे भी चाहे वैसे उसको डिस्पोज ऑफ करे। वन ऑफ द लेक्चर्स व्हिच आई वाज अटेंडिंग इन माय कॉलेज, देयर वाज वन पर्सन हु हैड कम फ्रॉम जर्मनी, ही वाज अ प्रोफेसर देयर। तो वो एक गेस्ट लेक्चर ले रहे थे हमारा, तो ही वाज टेलिंग अबाउट एन इंसिडेंट वेयर वन ऑफ द कंपनीज वाज फाउंड टू बी यूजिंग समवन एल्सेस मार्क ऑन अ फुटबॉल। तो ये फुटबॉल जो है, ये बहुत सारा फुटबॉल वो बेच रहे थे किसी बड़ी कंपनी का मार्क लगा के। तो और फुटबॉल अच्छी कंडीशन की थी, गुड क्वालिटी फुटबॉल्स थी, लेकिन ये प्रूफ हो गया कि ये इन्फ्रिंज कर रहे हैं और ये दूसरे का मार्क यूज कर रहे हैं अपना मार्क कह के। तो वहां पर जो है कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि सारे फुटबॉल को डिस्ट्रॉय किया जाए। तो फिर वो ग्राउंड में बहुत सारे फुटबॉल को डाला गया कोर्ट में, आई मीन ग्राउंड में, और वहां पर उसपे एक ट्रैक्टर टाइप की चीज जो कि जैसे जेसीबी है, वो चलाकर उसको पूरे को डिस्ट्रॉय किया गया। तो यही वो बता रहे थे कि अगर ब्राजील टाइप का नेशन जो कि मतलब उतना वेल टू डू कंट्री नहीं है, उसमें फुटबॉल फेनेटिक्स बहुत ज्यादा हैं, अगर उनको ही उनके उसमें जो बच्चे वहां हैं उनको अगर ये दे दिया जाता इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट, तो ये बहुत अच्छा होता। बट ये कोर्ट का अपना एक ऑर्डर रहता है, आपको भी पता है, तो ये इस तरह की चीजें जो हैं होती रहती हैं। So he was reminiscing this that if this had happened, it would have been a better option. उसी तरह से एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स एम्प्लॉयड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये अगेन एक्सेप्शन की तरह जाता है 103 के, कि इसमें किसको किसको आप छोड़ सकते हैं। आप देखिए ए बी सी डी में आपको एंड करके उसको ऐड किया गया, दैट मीन्स कि ये सारे कंडीशंस फुलफिल हों तो ही उसको छोड़ा जाएगा, इस पर्टिकुलर मतलब एग्जेम्प्ट किया जाएगा। पहला कि वो भाई जिसको जिसको एक्यूज बोला गया है वो एक्चुअली हायर्ड है, वो एम्प्लॉयड है। तो आपको पता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का रिलेशन, तो उसने उसको किसी और ने हायर किया ये काम करने के लिए, तो ऑब्वियसली वो इस बिजनेस के लिए या इस पर्टिकुलर क्राइम के लिए वो एक्यूज नहीं होता है। दूसरा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसके इसके बेचने में और इसके सेलिंग में और कुछ में भी इसको कोई प्रॉफिट या कमीशन नहीं मिल रहा था। तीसरा मतलब इस एंड में है ना। तीसरा ये कि उसने सारे प्रिकॉशंस लिए थे ये देख कर करके कि भाई ये कोई फॉरफिटेड या फिर कोई क्राइम तो वो कमिट नहीं कर रहा है। उसके अलावा जब भी उसको प्रोसिक्यूटर ने या फिर किस कोई ने भी इंफॉर्मेशन मांगा था, उसने जो है प्रॉपर इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू दिस ट्रेडमार्क और ट्रेड डिस्क्रिप्शन दिया था। तो ये सब चीजें प्रूव हो जाती है, तो ही विल बी ही हियर मींस ही शी दे विल बी एक्विटेड। ठीक है। 113 क्या कहता है, प्रोसीजर वेयर इनवैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन इज प्लीडेड बाय द अक्यूज्ड। तो यहाँ पर भी अगेन ये एक्सेप्शन में जा रहा है कि किसको नहीं लगेगा। तो ये अगर मान लीजिए जिसको जिसके ऊपर ये एक्विजिशन है, वो ये बात बताए कि जिस ट्रेडमार्क के लिए आप लोग मुझे एक्यूज कर रहे हैं एक्चुअली वो ट्रेडमार्क जो है वो इनवैलिड है, तो क्या होगा। तो इनवैलिड के लिए उसको फाइल करना पड़ेगा कि भाई ये इनवैलिड है। तो यहाँ पे जो कोर्ट है वो प्राइमा फेसी चेक करेगी क्या ये इनवैलिड है। तो वो जब वो चेक कर रही है तो उसको लग रहा है कि कुछ उसमें करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो फिर वो 3 महीने के लिए उसको आगे बढ़ाएगी
और बोलेगी कि आप इसके लिए फाइल कीजिए अपीलेट बोर्ड में, जो कि अब नहीं है। तो अपीलेट बोर्ड जो काम करता था वो अब हाई कोर्ट करता है, तो वहां पर जाएगा। उसके बाद ये देखा जाएगा कि उसने जो टाइम लिमिट बताया गया है उस टाइम लिमिट में उसने फाइल किया कि हाँ ये इनवैलिड है ट्रेडमार्क। उसके बाद उसको ये देखा जाएगा कि उसको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, जिसमें वो मान लो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, कुछ शो करना होगा ना, बताने के लिए कि सही में ये इनवैलिड है। तो फिर उस वक्त तक, उस पीरियड तक के लिए, जब तक के लिए कोर्ट में ये चल रहा है, तो फिर उस समय तक के लिए उसके ऊपर कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होगी, जैसे कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी कोर्ट केसेस में होता है। स्टॉप ओवर हियर, और इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट हम लोग 114 ऑनवर्ड्स, यानी 114 टू 121 हम लोग करेंगे। नहीं सॉरी, मैं 114 आपको पढ़ा देती हूँ, इट्स वेरी सिंपल, और ये रिलेटेड टू अदर नहीं है। 114 जो है वो ऑफेंसेस बाय कंपनीज है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो ये जिसके लिए एक्यूज किया गया है, जो चीज हम लोग अभी 103, 4, 5 और 102 में बात कर रहे थे, वो कोई कंपनी पे ये चार्ज लगी है। तो जब कंपनी पे लगी है तो कंपनी, आपको पता है कंपनी जो है वो लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसको तो जेल में नहीं डाला जा सकता है ना। तो उसमें किसको डालेंगे? उसमें जो काम करने वाले लोग हैं, यानी जो लोग इस पर्टिकुलर जिस चीज के लिए एक्यूज किया गया है उस चीज के इंचार्ज थे, उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल थे इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उनके ऊपर भी ये ऑफेंस का चार्ज लगेगा, और वो भी लायबल हो जाएंगे पनिशमेंट के लिए। और बाकी मतलब अगर वो गिल्टी प्रूव हो जाते हैं तो provided that nothing contained in this subsection shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence। तो उन्होंने अगर ये प्रूव कर दिया, अगेन उनके ऊपर भी जो ऊपर के सेक्शंस हमने पढ़े हैं वो इन पर भी अप्लाई हो जाते हैं, और ये पता हो जाता है कि भैया ये गलत नहीं किए थे, या फिर इनको पता ही नहीं था कि ऐसा हो रहा है इनकी कंपनी में, या फिर इन्होंने पूरी तरह से ड्यू डिलिजेंस किया था कि ये इनका है ही है, या ट्रेडमार्क या किसी और का तो नहीं है, तो फिर वो उनको छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद ये बात वो बता रहे हैं कि इसके अलावा कोई भी और पर्सन, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और या फिर एनी अदर ऑफिसर जो कि इसमें इन्वॉल्व होगा, उसको भी मान लिया जाएगा कि वो गिल्टी है, यानी डीम टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस, और उनके ऊपर भी ये कार्रवाई की जाएगी और उसको पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंगली। यहाँ पर जैसे कंपनी का जो डेफिनेशन है, वो कंपनी का डेफिनेशन आपको पता है कि कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। बट यहाँ पर कंपनी का मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट, जिसमें कि फर्म भी होता है और एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी होता है, क्योंकि आपको पता है पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, तो वो एसोसिएशन होते हैं ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी हमने सर्टिफिकेट मार्क में भी पढ़ा, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं ना। तो उसी तरह से वो सारे लोग कंपनी के अंदर आ जाते हैं, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पीपल हु आर डूइंग रॉन्ग अंडर ट्रेडमार्क एक्ट, तो सारे के सारे गिल्टी हो जाएंगे। डायरेक्टर फर्म का भी हो सकता है, पार्टनर का भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म जो है उसका भी हो सकता है, और कंपनी का भी हो सकता है। सो वी स्टॉप ओवर हियर and we will continue in our next lecture which is from 115 to 121, और फिर ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस नाइट।